नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तमाम दर्शकों का स्वागत है आपके हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शादमा हसन। दर्शकों, बहुत ही प्यारी सी सुबह और सकारात्मक ऊर्जा लिए एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और इस प्यारी सी सुबह में मैं आपकी दोस्त आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ दर्शकों, यहाँ जुगनू से मेरा तात्पर्य ये है कि जब कभी भी आपके जीवन में अंधकारमय हो, जब कभी भी आप ऐसी परिस्थितियों में हो जब आपको सामने कुछ नज़र नहीं आता हो, तो किसी और पर आश्रित होने की बजाय, किसी और की तरफ देखने की बजाय आप खुद के अंदर झांके और अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करें। जी हाँ, जुगनू मतलब आत्मविश्वास पैदा करना है और खुद को आगे बढ़ने के लिए हमें अपने आप की मदद करनी है। तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे और ये जो मंजिल होती है ना हमारी, जो हमें लगता है कि बहुत दूर है, वो बहुत दूर नहीं होती है। अगर हम आत्मविश्वास के साथ चले तो वो बेहद पास नज़र आने लगेगी। जी हाँ दर्शकों, और जब आत्मविश्वास की बात होती है ना, तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो विचार ही होते हैं ना, हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और ये विचार जो उम्दा विचार होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों के विचार होते हैं, ये हमें आगे बढ़ने में, मार्ग प्रशस्त करने में एक बेहतरीन तरीका होता है। जी हाँ, इसीलिए तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम सुबह सुबह आपको पॉजिटिविटी से दो चार करवा सके, नई ऊर्जा से, सकारात्मकता से लबरेज रख सके। इसलिए हमारा जो पहला सेगमेंट होता है वो होता है बड़े बुजुर्गों के कथनों को लिए हमारा अनमोल वचन। तो चलिए बिना विलंब किए करते हैं आगाज हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान का हमारे पहले सेगमेंट अनमोल वचन के साथ। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। आज मैं ही क्या, हर संगीत प्रेमी, हर कला प्रेमी आशा जी को उनके जन्मदिन पर यही कहेगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आशा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपने जाना कि आज का जो दिन है वो संगीत के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि एक तरफ जहां गीतकार संगीतकार भूपेन हजारिका का जन्म हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ मशहूर गायिका आशा भोसले का जन्मदिन है। तो आज संगीत के लिए अहम दिन है। तो इसी तरह से आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है जो हमारे आज के एपिसोड को ख़ास बनाने वाले हैं और उनका भी ताल्लुक़ संगीत जगत से ही है। तो चलिए अब आपको मिलवाऊंगी उनसे। उससे पहले आपको उनके बारे में आपको बता दूं दर्शकों कि वो उन्होंने 2000 से ज़्यादा गीत लिखे हैं, 25 फिल्मों के लिए गीत लिख चुके हैं आप, और 3 बार आपको सम्मानित किया जा चुका है मोस्ट पॉपुलर राइटर अवार्ड से। आपका नाम है अभिषेक कुमार, लेकिन आपको जो शोहरत मिली वो पवन पांडे के नाम से मिली है। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं अपने आज के बेहद ही खास मेहमान, जो कि भोजपुरी गीतकार हैं, अभिषेक कुमार का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। जी थैंक यू। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं बिहार बिहान कार्यक्रम में, सबको नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, बातें तो कई सारी हैं और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ जानना है, आपके बारे में जानना है, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी बातें भी आपसे जानना है। लेकिन चूंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और समाज में सामाजिक कल्याण के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। ख़ासकर अगर बात करूं, आप शिक्षा को लेकर काफ़ी सजग हैं, बेहद जागरूक हैं और लोगों को जागरूक करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। तो आज चूँकि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस दिन के महत्व के बारे में? क्या कुछ आपकी राय है? जी देखिए, सबसे पहले तो विश्व साक्षरता दिवस जो आज है, इसके लिए मैं कहूँगा, और मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो सबसे पहले मैं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से आग्रह करूँगा इस स्टूडियो के माध्यम से कि आज सभी लोग संकल्प लें। जितने लोग मुझे देख रहे हैं या जो लोग भी नहीं देख रहे हैं, उन लोगों से भी आग्रह है कि सभी लोग संकल्प लें कि हमारे घर में बेटा हो या बेटी हो, सबको साक्षर बनाना होगा। चूँकि अभी हमारे जो राज्य है वो बहुत पीछे है साक्षरता में, चूँकि महिलाओं की संख्या बहुत कम है, 51%,
और 72% पुरुष की संख्या। तो महिलाओं की दर को आगे बढ़ाना होगा, इसलिए कि एक महिला ही एक ऐसी घर की मेंबर है जो अपने बच्चे को सही परवरिश दे सकती है, और उसकी शिक्षा जगत में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो माता का है। क्योंकि जो संतान होता है वो सबसे ज़्यादा अपने माँ से लगाव रखता है बचपन में, और बचपन से उसको एक एजुकेशन में ढाला जाएगा, जिसको उस रूप में ढाला जाएगा उस रूप में वो ढलते जाएगा। तो शिक्षा और शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो हम अगर हम भोजपुरी भाषा में बोले अपने भाषा में, तो अर्थ से माने फर्श से उसको अर्थ तक ले जा सकता है। क्योंकि आप जब शिक्षित होंगे तो आप अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचेंगे, खुद अपने विकास के बारे में सोचेंगे। अगर हम ज्ञान मेरे पास नहीं है तो बिल्कुल अंधकार के जैसा मेरा जीवन है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, टेक्निकल क्षेत्र में आपका एजुकेशन हो या फिर संगीत क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में हो, लेकिन एजुकेशन होना चाहिए। एक एजुकेशन बहुत बड़ा मायने रखता है, इसलिए कि जब आप साक्षर होंगे तो आपकी सोचने की जो शक्ति होगी वो अच्छी होगी, और आप अपने आप को डेवलप करेंगे, साथ साथ अपने समाज को डेवलप करेंगे, अपने परिवार को डेवलप करेंगे। और जब आपका परिवार और समाज डेवलप होगा तो आपका राज्य डेवलप होगा, आपका देश डेवलप होगा। और हम सभी का कर्तव्य है कि विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पे सभी लोग संकल्प लें कि हमारे घर में जो भी संतान है, ऐसा नहीं है कि बचपन से ही, अगर मान लीजिए कि पढ़ाई का कोई सीमा उम्र नहीं होता। अगर हम 50 साल के हैं, अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि अगर हम पढ़े लिखे हों तो मेरे माता पिता अगर नहीं पढ़े हों तो कम से कम उनको इतना ज्ञान दे दें कि कम से कम वो पेपर पढ़ लें, ताकि देश दुनिया की जानकारी तो कम से कम ले लें। अगर इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी में सहयोग करें, और वैसे भी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो आप लोग से मैं आग्रह करूँगा, और मैं खुद इस क्षेत्र में जुड़ा रहता हूँ। मेरा एक सोशल ट्रस्ट भी है, माधव किशोरी एजुकेशनल ट्रस्ट, और अभी फिर एक हम लोगों ने खेसारी जी के माध्यम से एक ट्रस्ट बनाया है, खेसारी फाउंडेशन ट्रस्ट। इन दोनों ट्रस्ट के माध्यम से बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। और शुरू से मेरा ये रहा है कि जब भी मैं पढ़ाई करता था ना, तो मैं अपने साथियों को, जितने लोग मेरे साथ पढ़ते थे, उन लोगों को हमेशा मैं सहयोग करता था। अभी भी बहुत ऐसे लड़के हैं जिनका मैं सहयोग करता हूँ, जो पढ़ते हैं, उनके लिए किताब, उनकी ज़रूरत जहाँ एडमिशन कराना है, पैसे की ज़रूरत, वो भी हम करते हैं। और मेरा बहुत सौभाग्य होगा कि अगर इस मेरी बातों को सुनकर कम से कम कुछ लोग भी इस साक्षरता मिशन में अगर आप अपना सहयोग प्रदान करेंगे तो मेरा बहुत सौभाग्यशाली होगा अपने। और ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपके माता पिता नहीं पढ़े लिखे हैं तो कम से कम उनका सहयोग करें। इंग्लिश ना सही हिंदी वो उनको आप पढ़ना सिखा दें, क्योंकि अमूमन ये होता है कि माँ बाप पर ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। कभी बाल बच्चे ये नहीं सोचते हैं कि चलो मेरे माँ बाप अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो मैं उनकी थोड़ी बहुत मदद करूं और उन्हें कुछ नहीं तो पेपर पढ़ना सिखा दूं या कुछ इस लायक बना दूं कि वो कुछ भी पढ़कर अपना भला बुरा सोच सकें। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज होगा हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं कि आप अगर पढ़े लिखे हैं और आपके घर में माँ बाप या ऐसे कोई लोग हैं जो पढ़ना नहीं जानते हैं तो उन्हें पढ़ना सिखाएं। आज के दिन ये संकल्प लें, तब जाकर आज के दिन का जो महत्व है वो सच में हम सभी समझ पाएंगे और सार्थक हो पाएगा ये दिन। इसके अलावा और क्या कुछ करते हैं आप सामाजिक कार्यों में? जैसे आपने तो बताया कि आप समाज में शिक्षा के ज़रिए जागरूकता फैलाते हैं, शिक्षा के माध्यम से शिक्षा से लोगों को जोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा और किस तरह के सामाजिक कार्य आप करते हैं? इसके अलावा जैसे देखिए, कभी भी आपदा विपदा आता है, जैसे अभी 2019 में जो पटना में बहुत भयावह स्थिति था, पानी का राजेंद्र नगर से लेकर पूरे पटना में लगभग नेपाली नगर सब जगह, उस समय नवरात्रि का चल रहा था त्यौहार। उस समय फास्टिंग था और हमारे साथ कम से कम 10-20 लड़के, और हम लोग पिकअप से, ट्रैक्टर से, ऐसे ऐसे, जैसे नेपाली नगर में हम लोग गए जब, तो वहाँ ट्रैक्टर के ऊपर पानी चढ़ गया। इसमें हम लोग जैसे भी कहीं भी बाढ़ आता है तो हम सीतामढ़ी जा कर के भी तिरपाल और ये खाने का सामान, चिवड़ा, मीठा, दूध का पैकेट, बिस्कुट का पैकेट, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हम लोग काज करते रहते हैं। और बहुत सारा जहाँ भी किसी को। अब बात करते हैं आपके गीतों के लिखने के सिलसिले के बारे में। किस तरह से आपने गीतों को लिखना शुरू किया, कब आपकी रुचि हुई और कैसा रहा आपका शुरुआती दिन, ये जानना चाहेंगे आपसे। हमने तो बचपन से ही लिखने का मुझे शौक़ था, क्योंकि जब हम पढ़ते थे उस टाइम सरस्वती पूजा का कोई फंक्शन हो, चाहे स्कूल का एनुअल फंक्शन हो या फिर 15 अगस्त 26 जनवरी का कोई भी, मतलब जो स्कूली फंक्शन होता था,
उसमें हम क्या करते थे कि जैसे गाने लिखते थे, राष्ट्रीय गीत, देशभक्ति गीत, चाहे जो भी उस टाइम का जो पर्व है उस पे, वो हिंदी गाने होते थे, उस पर मैंने उसको कॉपी करके उस पर सजा के वर्ड अपना लिख के गाते थे और गवाते भी थे। तो इस तरह से धीरे धीरे होते गया। और हमारे गांव से एक गायक हैं खेसारी लाल यादव, तो जब हम लिख रहे थे तो मुझे लिखने का शौक़ था, जब वो गा रहे थे तो हम सोचे कि क्यों ना मेरा गाना गाएंगे। मैं उनसे बोला, वो बोले ठीक है मैं गाऊंगा ज़रूर। तो हमने शुरुआती दौर में तो बहुत सारे सिंगरों को मैं फ़ोन किया, चूँकि उस समय बहुत सारे सिंगर हिट हुआ कर, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग बुरा भी लग जाएगा। तो बहुत सारे लोग इग्नोर करते थे और बहुत मेहनत करना पड़ा कि मतलब मेरा गाना कम से कम गाया जाए। उस दौरान खेसारी जी ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने गाना गाया और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और जब 2011 में मैंने टी सीरीज़ के लिए गाना लिखा, उस टाइम से मेरा थोड़ा पॉपुलेशन बढ़ने लगा और मेरे गाने बजने लगे। क्या बात है, शोहरत मिलनी होती है तो मिलकर ही रहती है। बस हमें संघर्ष की जो राह होती है वो कभी कभी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है या कभी छोटी रहती है, तो संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, जैसा कि आपने किया। आपने हार नहीं मानी और लगातार लिखते रहे, जिसका परिणाम ये है। संघर्ष तो किए हैं बहुत सारे, जैसे कि जी। अभी के दौर में जो लोग हैं वो संघर्ष से डरते हैं, बट संघर्ष नहीं कीजिएगा तो सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। और जितनी संघर्ष कठिनाइयों से गुजरेगी, मतलब जितनी आपका जो दौर है, मेहनत का दौर है, जितना कठिन होगा उतना ही सफलता अच्छा मिलेगी। इसको मैंने करीब से देखा है, चूँकि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ। मैं छपरा ज़िले के ग्राम धानाडी से निवास करता हूँ, बहुत ग्रामीण क्षेत्र से। तो मैं जब पटना, उस समय मैं छपरा पढ़ता था और मेरे घर के लोग उस समय मेरा सपोर्ट नहीं करते थे। तो मैं उस टाइम पटना जंक्शन पे 7 नंबर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे प्लास्टिक बिछा के भी सोया हूँ, कम से कम 3-4 मंथ, चूँकि मैं छपरा से भाग के चला आता था यहाँ पे गाना गवाने के लिए स्टूडियो में। तो उस टाइम से बहुत सारा स्ट्रगल है, मतलब स्टेशन पे सोना, फिर वो आपका वहीं पे स्टेशन पे स्नान करना, फ्रेश होना, बहुत सारा चीज़, मतलब रोड से लेकर के और बस का सफ़र, स्टेशन का सफ़र। कभी ऐसा भी था जब मुझे पैसा नहीं था, फिर मैं बस के छत पे बैठ के जाता था। उस टाइम का दौर बहुत सारा, उस सब स्ट्रगल पीरियड तो बहुत मतलब दिक्कतों से भरा था। जी हाँ, बेशक। और कहते भी है ना कि शायद ये जो संघर्ष आता है ना, हमें तराशने के लिए आता है। ये हमें तराश कर सोना नहीं हीरा बना देता है, इसमें तप कर हम सोना बन जाते हैं। तभी तो आज आप इस मुकाम पर हैं। आपने बताया कि शुरुआती दौर में आपके परिवार वालों का सपोर्ट आपको नहीं था, तो किस तरह से उन्हें मनाया आपने? देखिए क्या है ना कि मेरे परिवार में सभी लोग एजुकेटेड हैं। मेरे पापा जो हैं MA किए हुए हैं और वो टीचर हैं। मेरी माता जी हैं, वो भी ग्रेजुएट हैं। मेरे भैया भी गए थे MSc किए हुए हैं, वो प्रोफेसर हैं। उसके बाद फिर मेरी सिस्टर जो है वो पटना साइंस कॉलेज में पढ़ती थी और वो सेकंड टॉपर, यूनिवर्सिटी सेकंड टॉपर है। पूरे भारत में UGC में 30वां नंबर उसका स्थान था। तो सारे लोग एजुकेशन से थे। तो मुझे, जैसे कि क्या होता है ना, गांव में कोई भी अगर हम गीत संगीत में जाते हैं ना, तो सबसे पहले लोग सोचते हैं कि ये नाच बाजा वाला काम शुरू कर दिए। और थोड़ा सा एक जो परिवार दृष्टिकोण होता है, आप एजुकेटेड लोगों के फैमिली से गुजरते हैं, तो थोड़ा सा ये सफ़र आपके लिए कठिनाइयों से भरा रहता है। बट मेरे दादाजी जो थे वो शुरू से संगीत प्रेमी थे और उनका सपोर्ट बहुत रहा, और उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। क्योंकि वो मेरे दादाजी मुझे अंदरूनी बहुत सपोर्ट करते थे। वो बोलते थे कि आप करो, जो करना है, जो आपको अच्छा लगे वो करो। बट मैं फिर भी पापा का सपना नहीं तोड़ा और हर क्लास में मैंने अपने अच्छे मार्क्स लाए। और उनको नहीं लगा कि मैं इस आवारागर्दी, उस समय जैसे क्या होता है कि एक संगीत लाइन में हम लोग का देहात में कहावत है कि जो आवारा होगा वही सबसे बड़ा ये, मतलब ये गायकी क्षेत्र में या गीतकारी क्षेत्र में आगे जाएगा। तो उस समय इसको लोग आवारा के दृष्टिकोण से लोग देखते थे। और जब हमारे घर वालों को भी हमारा जैसे रिजल्ट आता था, उनको भी लगता था कि नहीं, तो लोग बोलते थे कि यार वो तो अपना पढ़ाई कर ही रहा है, तभी तो उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तो मैं ये भी करता था और वो भी करता था धीरे धीरे। बट जब हमने 2012 में मेरे यहाँ एक कार्यक्रम हुआ, और उस कार्यक्रम में जब मैंने वहाँ इकट्ठे कलाकारों का जब जमुआरा लगवाया, बहुत सारे गाड़ियों का
वहाँ काफिला आया और उसके साथ साथ बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी आ गए। तो वो मेरे मतलब नाम के बदौलत और मेरे ये जो गीत संगीत का क्षेत्र, इसके बदौलत पॉलिटिकल लोग भी आए थे। उस समय से मेरे पापा और सब लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि चलो जो कर रहे हो तुम अच्छा कर रहे हो, कम से कम ये तो है। जी हाँ, बेशक हम कुछ भी करें, परिवार का सपोर्ट बेहद ही ज़रूरी होता है और हमारे लिए अहमियत रखता है। बिना उनके सपोर्ट के हम आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। और दर्शकों, यहाँ पर आपसे भी कहना चाहूँगी कि यदि आपके बच्चे किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनका पूरा सहयोग दें, उन्हें पूरा सहयोग दें और इनकरेज करें कि हाँ तुम बढ़ो, क्योंकि जिसकी रुचि जिस सेक्टर में होगी, जिस फील्ड में होगी, वो उस सेक्टर में, उस फील्ड में अच्छा कर सकता है। इसलिए सहयोग ज़रूर करें अपने बच्चों के। यहाँ पर एक सवाल भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। कई ऐसी फिल्में हैं जो आज कमाई के मामले में बॉलीवुड फिल्मों को भी टक्कर दे रही हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा फिल्में ही, चूँकि एक बहुत बड़ा उद्योग आज भोजपुरी इंडस्ट्री बन चुका है, लेकिन फिर भी एक बड़ा पढ़ा लिखा जो दर्शक वर्ग है वो भोजपुरी इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं दूरी बनाकर रखता है, क्योंकि उनका माइंडसेट है कि भोजपुरी मतलब कुछ ना कुछ ऐसा वैसा, इशारा तो आप समझ रहे होंगे, यानी कि अश्लीलता कहीं ना कहीं आज एक बदनुमा दाग है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। तो आज आप जैसे युवा कलाकार जो हैं, जो युवा गीतकार हैं, तो उनके कंधों पर कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी है इस दाग को मिटाने की। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपकी? देखिए, जिम्मेवारी तो सही में बड़ी है, क्योंकि अगर हम लोग गीतकार जो हैं, अगर हम लोग अच्छे पहल नहीं करेंगे तो समाज के बीच में अच्छे गीत नहीं जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ ऐसे भी सिचुएशन होते हैं, हर लोगों का कहीं ना कहीं कुछ दबाव होता है। जैसे कि एक मेढक को एक कुएं में डाल दीजिए तो वो उतना ही दूर में उसको कूदेगा, और उस मेढक को लेकर समुद्र में डाल दीजिए तो अपना उसका राज्य होगा, कहीं भी वो विस्तार कर सकता है। तो अगर सिचुएशन अगर हम लोग को दिया गया कि नहीं, ये सिचुएशन कमर्शियल सिचुएशन है और इस सिचुएशन से रिलेटेड ही आपको काम करना है, तो उसमें फिर भी परहेज करके हम कोशिश करते हैं कि परहेज करके अच्छा करें। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके वजह से आज भोजपुरी बदनाम है, क्योंकि उनको कम टाइम में और बिना मेहनत के शोहरत पाना है, और मिल भी जाती है। देखिए क्या है कि जब तक हम, ठीक है मेरी गलती है, हमारे साथ जितने मित्र लोग हैं उनकी गलती है, बट कुछ गलती हम अपने दर्शक को भी देंगे। अगर आप लोगों को बुरा लग रहा होगा मेरी बात तो आपसे क्षमा चाहते हैं। देखिए, दर्शकों को क्या है कि आप जिस तरह से उनके सामने पेश करेंगे, दर्शक उसे लेंगे और उसे देखेंगे। अगर वैसी चीज़ें हम बनाएं ही ना जिसे दर्शक देखें, अगर अच्छी चीज़ें बनती हैं तो दर्शक अच्छी चीज़ें देखेंगे। ये तो जिम्मेदारी हमारी है कि हम दर्शकों को क्या दिखाना चाहते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि जैसे कहने का मतलब है कि सब लोग वैसे नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कम समय में और मेहनत कम करना चाहते हैं, स्ट्रगल नहीं करेंगे और तुरंत उनको शोहरत चाहिए। वो जानते हैं कि मैं क्या करूँगा कि मुझसे, मैं नहीं बोल सकता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि वो जल्दी शोहरत में, लोग उसको देखते हैं, आखिर कहीं ना कहीं उससे जुड़ते हैं, कहीं लुक के छिप के जैसे भी हो, अगर हो सकता है कि हम लुक के देखें, छिप के देखें, तो कहीं ना कहीं व्यूज आज सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले ऑडियो कैसेट का हम लोग उस तौर से लिख रहे हैं जिस तौर पे कैसेट बिकता था, उसके बाद सीडी कैसेट आया, फिर उसके बाद अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है। अभी तो हर घर में गायक है और हर घर में गीतकार है, हर घर में कंपनी है। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपके पास कंपनी भी है और आप गायक भी हैं, आप गीतकार भी हैं। तो कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया पे हम कुछ भी डाल देते हैं। सबसे पहले तो इस पर बैन लगना चाहिए। अगर इस पर बैन नहीं लगेगा तो एक आदमी नहीं सुधार सकता है, और नहीं हम सुधार सकते हैं, नहीं आप सुधार सकते हैं। क्योंकि अगर हम उस चीज़ को जब तक तिरस्कार नहीं करेंगे, किसी चीज़ को सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। जैसे मान के चलिए सरकार में ही कोई कानून ऐसा होता है जिसके पास होने से आपको घाटा है, तो बहुत सारे लोग उसका विरोध करते हैं। सरकार को भी ऐसे कानून नहीं बनाना चाहिए, बट क्या होता है वो बनता है, फिर उसका लोग विरोध करते हैं, तो फिर उस पर संशोधन होता है कि आखिर क्यों विरोध हो रहा है। तो विरोध तो जायज़ है, विरोध होना चाहिए। जी हाँ, बेशक। और उम्मीद भी यही करते हैं कि युवा जो भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं वो भोजपुरी को उसका खोया हुआ सम्मान दिलाने में अपनी अहम भूमिका ज़रूर निभाएंगे। चलिए, चूँकि आप एक गायक भी हैं और काफ़ी देर से हम बातें कर रहे हैं सिर्फ, तो चाहेंगे कि आपका लिखा कोई गीत आप हमें ज़रूर सुनाएं। चलिए एक भजन सुना देते हैं गणेश जी का भी। गणपति बापा का दौर भी चल रहा है, 8 तारीख है, 11 तारीख तक बम्बई में चलेगा।
तो गाना गा देते हैं। स्वागत। कि गणपति बाप्पा मोरी, कि गणपति बाप्पा मोरी, हर लो कलेश, कि गणपति बाप्पा मोरी, हर लो कलेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। माता माता मैया पार्वती पिता महादेवा, लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा, कि भक्तों को अपने आप हर ले कलेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। क्या बात है। और एक बहुत अच्छा मैं गाना लिखा था, अब जैसे आज भी साक्षरता दिवस है, जी। और इस पे एक मैं गाना लिखा था कि आज के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेटी का बहिष्कार करते हैं और बेटे को मतलब सम्मान करते हैं। जी। जैसे कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में बेटी हो जाए तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, बेटे हो जाए तो बहुत बड़ी खुशी उनको मिल गई। तो मैंने एक गाना लिखा था कि ऐसे गर्भ में जे बिटिया मराई, तो एक दिन दिया लेके कन्या खो जाए। मतलब ऐसे अगर पेट में हम अपने भ्रूण हत्या करेंगे बच्चियों का, तो एक दिन ऐसा आएगा कि अभी भी लड़कों से कम लड़कियों का प्रतिशत है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि लड़के लोग दिया बार के मतलब खोजेंगे कि लड़की कहाँ है शादी करने के लिए। जहाँ हमने बहुत सारी बातें की, भोजपुरी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा उद्योग आज के दिन बन चुका है और इसमें करियर के भी बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन जब युवा भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो उनके माइंड में होता है कि पहला एक्टर बनना है या फिर सिंगर बनना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं। तो चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जो युवा जुड़ना चाहते हैं उन्हें आप सही मशवरा दें। देखिए, सबसे ये तो आप बिल्कुल सही बोले कि सबसे पहले जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं, हिंदी इंडस्ट्री से भी, जिस इंडस्ट्री से, अगर फिल्म इंडस्ट्री से जो भी जुड़ना चाहता है वो सबसे पहले सोचता है कि मैं बड़ा एक्टर बनूं। उसका सोच भी जायज़ है, चूँकि बड़ा एक्टर बनना सबकी ख्वाहिशें होती है और वो फेस करता है पर्दे को और पब्लिक को, इसलिए सबका ख्वाहिश होता है। बट ऐसा नहीं है, कुछ वो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होना चाहिए जिससे आप बड़े एक्टर बन सकते हैं। बट उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं, और जैसे एडिटर का काम है, टेक्नीशियन का काम है, आप कैमरामैन भी ऐसे फिल्मी लाइन में उनका भी काम है, योगदान है। एल्बम से इंडस्ट्रीज हो या फिल्म इंडस्ट्रीज हो, दोनों में इन लोगों का भी योगदान है। उसके अलावा आप गीतकार भी बन सकते हैं, और गीतकार का तो वैसे कोई ट्रेनिंग कोचिंग संस्थान है नहीं, बट आपको साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। और आपको सबसे भोजपुरी का एक विडंबना बताते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे पास बहुत सारे ऐसे गीतकार आते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के आते हैं जो मिलते हैं, तो मैं उनको अक्सर सलाह देता हूँ। बहुत सारे लोग उस सलाह को मानते भी हैं, बहुत सारे लोग को बुरा लगता है तो चले भी जाते हैं। मैं बट इस कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों को ज़रूर सलाह दूंगा जो मेरे पास आते हैं और जो आना भी चाहते हैं या किसी भी गीतकार को फॉलो करते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़ करके और गीतकार बन जाऊँ, मुझे पैसे आने लगेंगे और मैं अच्छा अपना, चूँकि क्या होता है कि लोग सिर्फ जो आगे चले जाते हैं उनको देखते हैं कि ये आगे चले गए, बस उनकी बैकग्राउंड नहीं देखते हैं कि वो आगे कैसे गए। और जब हम गीत लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो गीत नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हमारी सोच उतनी पहुंच सकती है। बट क्या है कि वो चीज़ मुझे नहीं मिल पाएगा जो एक पढ़े लिखे लोग जिस तरीक़ा से गाने में पिरोएंगे, जिस बात को मतलब आपको संगीत के माध्यम से जिस बात को रखना होगा, जो आप पढ़े लिखे होने के नाते जो रखेंगे। आप गीतकारी कीजिए, संगीतकार बनिए या एक्टर बनिए या कैमरामैन बनिए या एडिटर बनिए, जो भी बनिए, बट एजुकेशन को साथ में लेके चलिए, क्योंकि वही एक आपका ऐसा पहलू है जिसको कोई छीन नहीं सकता है, जो कि आपका थे वो शिक्षा। और विश्व साक्षरता दिवस भी है, इसलिए मैं आप लोग को सलाह देना चाहता हूँ। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऐसा नहीं कि आप एक्टर बनेंगे, गीतकार भी बन सकते हैं। और गीतकार बनने के लिए आपकी सोच की ज़रूरत है, आप अपने सोच को कितना डेवलप करते हैं। संगीत, हाँ, संगीत के लिए सीखना पड़ता है,
और एडिटिंग के लिए भी सीखना पड़ता है, आपको कैमरामैन के लिए भी सीखना पड़ता है, हर चीज़ के लिए तो सीखना पड़ता है। तो आप किसी भी क्षेत्र में अपना कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और किसी क्षेत्र को चुन सकते हैं, तो आप फिल्म इंडस्ट्री में आ सकते हैं। और एक्टर बनने का सपना है, गीतकार बनने का सपना है, तो ये सब करते हुए जैसे कमर्शियल कुछ ऐसा काम करें जिससे पैसा भी आते रहे कि आपके परिवार का बर्डन ना बने, और आप अपना काम भी करते जाएं और इस क्षेत्र में अपना नाम भी करते जाएं। चूँकि आपने बताया कि कैमरामैन हो या एडिटिंग का काम हो, सबके लिए कुछ ना कुछ सीखना ही है आपको, लेकिन एक गीतकार ही है जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो इंसान की खुद की अभिव्यक्ति होती है, उसकी खुद की सोच होती है। तो यहाँ पर मेरा सवाल है आपसे कि एक गीतकार की क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? देखिए, गीतकार और कलाकार ये जो लोग भी हैं, सबसे पहले तो उनको शालीनता होना चाहिए, क्योंकि ये अगर ज़्यादा चौक धौंक इस सब में रहेंगे तो उनकी सोच की जो क्षमता है, और इसीलिए आपको मेडिटेशन भी करना होता है, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है कि आपके जो सोच की शक्ति है उसको बढ़ाता है, और सुबह सुबह सब लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके सोच डेवलप होते हैं। और गीतकार की खूबियाँ मतलब एक शालीनता होना चाहिए, और जब तक आप अच्छे इंसान नहीं होंगे तब तक अच्छे गीतकार नहीं होंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप अच्छे गीतकार बनना चाहते हैं तो एक अच्छा सोच रखना होगा, और आपको शालीनता रहना होगा, मतलब शांत रहना होगा, ज़्यादा बकबक नहीं करना। क्या बात है, यानी कि आपको शांत रहकर सोचना होगा और सकारात्मक एनवायरनमेंट में भी, वातावरण में भी रहना होगा, ताकि आपकी सोच पर भी अच्छा प्रभाव पड़े कहीं ना कहीं। जी, मतलब शांत का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल शांत इनोसेंट रहे, ऐसा नहीं। मतलब शांत का मतलब कि अपने काम के प्रति शांत रहें, मतलब जो हम काम करें उस समय हमारे दिमाग में दूसरा कुछ नहीं चलना चाहिए, उसी समय वही थॉट चलना चाहिए जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, जिससे मेरा डेवलपमेंट हो। यानी डेडिकेशन होना जी। चाहिए आपके काम के प्रति, जी। आपके कार्य के प्रति। आप डेडिकेटेड रहेंगे तब जाकर अपना पूरा 100% आप दे पाएंगे और उस काम में आपको सफलता भी मिल पाएगी। तो डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मेरा सवाल है आपसे कि आप लिखते भी हैं और गाते भी हैं, तो आपके दिल के करीब कौन सा काम है, लिखना या फिर गाना? नहीं, देखिए, मेरा तो लिखना है, क्योंकि शुरू से जो अगर क्या होता है कि मेरा प्रोफेशन गीतकारी है, तो मैं सबसे पहले इसको मानता हूँ, उसके बाद मैं गायकी मानता हूँ। और भोजपुरी की एक विडम्बना है, कहिए तो मतलब ये दुर्भाग्य है कि गीतकार ही कंपोजिशन भी करता है। ऐसे फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोग हैं जो फिल्में कंपोज करते हैं, उस पर हम लोग वर्ड लिखते हैं, उस पर हम लोग शब्द पिरोते हैं। बट एल्बम में क्या है कि हम लोग को खुद कंपोजिशन भी करना होता है और फिर हम लोग को गीत भी लिखना होता है, तो गा के बताना होता है, इसलिए मैं गाता हूँ, कोई प्रोफेशनल गायक नहीं। अच्छा, आपको 3 बार मोस्ट पॉपुलर राइटर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। कैसा था वो पल आपके लिए जब आपको पहली बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा लगा था मुझे। 2018 में फर्स्ट बार मिला, 2019 में 2 बार मिला, एक कलकत्ता में, एक बॉम्बे में, सबरंग अवार्ड में भी मिला, और स्क्रीन एंड स्टेज शो जो कलकत्ता होता है, भोजपुरी का बहुत बड़ा अवार्ड शो है, उसमें मुझे मिला था। और मैं सोचा भी नहीं था कि मुझे ये अवार्ड मिलेगा, बट मोस्ट पॉपुलर राइटर का अवार्ड मिला, और मुझे इस काबिल समझे अवार्ड वाले लोग। ये सब पब्लिक का प्यार है, क्योंकि पब्लिक मेरे फेस को इतना पॉपुलर बना दिया, जिससे मुझे बेस्ट पॉपुलर राइटर का अवार्ड मिला। क्या बात है। और जब आपके कार्यों को सराहा जाता है तो बेहद खुशी मिलती है, बेशक ये हम जानते हैं। चाहेंगे यहाँ पर कि आप एक गीत हमें ज़रूर सुनाएं। ज़रूर सुनाते हैं। कि नींद नैन से चैन दिल से काहे खो जाला हो, जब दिल के धड़कन में केहू बस जाला हो, कि जब दिल के धड़कन में केहू बस जाला हो। और भी गा दें? जी। ठीक है। एक मैं माता के ऊपर गाना लिखा था। माँ को, मतलब अभी के जो दौर हैं, जैसे बहुत सारे लोग अपने माँ को छोड़ देते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, हम बहुत बड़े पढ़ लिख के बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, बहुत बड़े आदमी बन गए, तो अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो माता पिता हैं, चाहे अक्सर अभी परसेंटेज लोग ऐसे कर रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं और माता पिता को छोड़ते जा रहे हैं। मैं उस पर गाना लिखा था कि मेहनत कई के तनो रुपया कमाईबा, हरि ममता के सुख बबुआ कतही न पैबा,
तहरो सवख होई न पूरा ए बबुआ कि माई बिना जिंदगी अधूरा ए बबुआ माई बिना जिंदगी अधूरा। अंतरा में लिखा था मैं अपने न खैली तुहके खिलैली हो अपने न खैली तुहके खिलैली कवनो सारा सवख कैली पूरा ए बबुआ माई बिना जिंदगी अधूरा ए बबुआ माई बिना जिंदगी अधूरा। क्या बात है, बेहद ही खूबसूरती के साथ आपने इस रिश्ते की खूबसूरती को लोगों को बताया और बेहद ही शानदार तरीके से आपने उसे अपने स्वर से सजाया भी है। क्या बात है। यहाँ पर मेरा सवाल है युवा दर्शकों के लिए कि जो युवा गीतकार हैं, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उन्हें क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे, क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? उनको सबसे पहला तो सलाह देना चाहेंगे धैर्य। एक धैर्य ऐसी मैंने शब्द का नाम है जो आपको ऐसी शक्ति प्रदान करती है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। धैर्य मतलब किसी काम को जल्दी पाना ये जुनून होना चाहिए, बट नहीं मिलने का अफसोस भी नहीं होना चाहिए। फिर से लगातार मेहनत करना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। अगर आप सही से मेहनत करते हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और आप मेहनत करते जाइए। सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए, बाकी किसी पे भरोसा नहीं कीजिए। जी हाँ, बेशक, बिल्कुल। और ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने हमारे दर्शकों को कि कुछ भी करना हो आपको, खासकर अगर आप किसी इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड में ही आप जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो धैर्य रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए आपको लगातार कार्य करने होंगे, संघर्षों से जूझना पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। हम कितने भी बड़े लोगों की कहानियों को उठाकर देखें अगर दर्शकों, तो हर की कुछ ना कुछ संघर्ष की कहानी ज़रूर होती है, तो उन कहानियों को भी ज़रूर पढ़ा करें ताकि आपको पता रहे कि सफलता एक दिन में नहीं मिली उन्हें। इस सफलता को पाने के लिए उन्होंने कई रात कई दिन मेहनत किए, तब जाकर आज वो उस मुकाम पर हैं। आज आप भी इस मुकाम पर हैं। कभी आपने अपना पहला गीत लिखा होगा और आज आप 2000 से ज़्यादा गीत लिख चुके हैं, तो कैसा लगता है आपको कि शुरुआत आपने एक गीत से की थी और आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2000 से ज़्यादा गीत आपके नाम दर्ज हो चुका है, तो कैसा फील होता है आपको? बहुत अच्छा फील होता है, बट मैं कभी भी अपने पीछे के जो मेहनत का सफ़र है ना, जो दौर है, उस दौर को मैं नहीं भूला था और उसी को याद करता हूँ जबकि तो ही इस मुकाम पे हूँ। जी, अगर आप पीछे के स्ट्रगल को नहीं भूलिएगा तभी आप अच्छे से आगे बढ़ते जाइएगा। जी हाँ, बेशक, यानी कि कह सकते हैं कि आगे बढ़ना है तो अपने संघर्षों को नहीं भूलें, बल्कि उन संघर्षों से सीखकर हम आगे बढ़ेंगे, तब भी हम सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका, क्योंकि वक्त की कमी है और हमें आपसे इजाज़त लेना होगा, इसलिए तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ साझा की। तहे दिल से शुक्रिया आपका। चलिए, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया इस कार्यक्रम में और लोगों से रूबरू कराया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के खास मेहमान, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें थी जिन्हें आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश थी। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम? अपने फीडबैक, अपने विचार हम तक ज़रूर पहुंचाएं। उसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, प्रिजर रोड, पटना 8,01,। हमारा email एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com।